नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। धार जिला धर्मपुरी विधानसभा के धामनोद में गायत्री मंदिर में मंडलम की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विधायक पाचूलाल मीणा, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार आदि कांग्रेसी गण मौजूद थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथियों का स्वागत मंगलम सेक्टर के प्रभारियों ने किया है और इस कार्यक्रम में धर्मपुरी विधानसभा की कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई थी। और इस अवसर पर विधायक पंचूलाल ने कहा है कि भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेसियों पर अत्याचार कर रहे हैं, साथ ही झूठे केस लगा रही है। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कांग्रेस के परिवर्तन संकल्प अभियान के बारे में जानकारी दी, साथ ही बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दी। वहीं बच्चन ने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों पर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं और अब 100 दिन शेष रह गए हैं, कांग्रेस सरकार आने वाली है। विधायक आदरणीय पाचूलाल मीणा जी ने भी बात कही है, जिलाध्यक्ष जी ने भी बात कही है। एक बड़ा जो मेन जो मुद्दा है, जो शिवराज सिंह जी की सरकार में एक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी चरम सीमा पर है। कारम डैम जो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के लगभग हर एक व्यक्ति की जानकारी में है कि कारम डैम, जिसको हमारे यहाँ के विधायक आदरणीय पाचूलाल मीणा जी ने बहुत अच्छे से उठाया था, तो जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, उसमें कारम डैम भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। तो वो हमारा एक मामला और मुद्दा है। कथनी और करनी में शिवराज सिंह जी की सरकार का खूब अंतर है। जो कहते हैं वो करते नहीं। लगभग 22,000 से अधिक घोषणाएं अधूरी पड़ी है, वो मुद्दे। और दूसरी बात, 15 महीने की हमारी कमलनाथ जी की जो सरकार थी, क्या हम लोगों ने किया वो जनता तक पहुंचे। और अब और आने वाले समय में जो चुनाव आ रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, तो धर्मपुरी विधानसभा के लिए, धामनोद के लिए, नालचा के लिए क्या होना चाहिए, कि जनता के लिए क्या होना चाहिए, इस विधानसभा के सेक्टर और मंडलम और हर एक बूथ के लिए क्या होना चाहिए, तो वचन पत्र में और क्या आना चाहिए, वो इन मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ आए थे और उससे संबंधित कार्यक्रम था वो जो अभी संपन्न हुआ। कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल ने कहा कि बीजेपी द्वारा हर उस व्यक्ति को अपनी पार्टी में लिया जाता है जिस पर खुद प्रधानमंत्री सहित बीजेपी नेता घोटाले का आरोप लगाते हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी की जांच चल रही है और वहीं ईडी, सीबीआई के नाम पर डराकर बीजेपी में शामिल करवाया जाता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं। उनके ईडी, सीबीआई के दाग मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलने के बाद साफ हो गए, यह बताया। और जिन लोगों पर भी ईडी, सीबीआई घोटाले की जांच चल रही है, वो लोग भी भाजपा वॉशिंग मशीन में मोदी वॉशिंग पाउडर से अपने दाग भी धुलवा ले और भाजपा की सदस्यता ले ले। उन पर कोई भी कार्रवाई इन जांच एजेंसी द्वारा नहीं की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि इस पाउडर का कमाल और खासियत है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और आईटी का डर दिखाकर कई सरकारें गिरा रही है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश की हमारी 2018 में बनी सरकार गिराई, फिर महाराष्ट्र के अंदर अभी सरकार गिराई। ईडी, सीबीआई और आईटी को इन्होंने अपना तोता बना लिया है और ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है जिसके अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल में कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाली एनसीपी के नेता सब लोग हैं, मगर उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी पार्टी का समर्थन लेते हैं। अजित पवार को लेते हैं, नारायण राणे को लेते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा को लेते हैं, छगन भुजबल को लेते हैं। ऐसे तमाम ऐसे नेताओं को ले लेते हैं और उनके दाग धुल जाते हैं। इसीलिए आज हमने प्रदर्शन करा है। हमने नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर बनाया है जिसके अंदर किसी भी नेता के ऊपर कोई भी दाग लगता हो ईडी, सीबीआई घोटाले का, तो उसको वो धोने की गारंटी देते हैं। सीधी जिले के नगर पंचायत रामपुर नाकिन में संचालित देशी विदेशी शराब दुकान के ठेकेदार की दबंगई सामने आई है, जहां पर चाकू के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं विरोध करने के लिए जब कोई व्यक्ति आगे आता है तो उसे भी मारने का प्रयास किया जाता है। और आपको बता दें कि ऐसा ग्रामीणों और समाजसेवियों ने आरोप भी लगाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार समाजसेवी और जन समस्या समाधान समिति के अध्यक्ष हैं अभिषेक तिवारी, जिन्होंने बताया कि ठेकेदार के द्वारा शासकीय दुकान से गांव-गांव तक शराब पहुंचाई जाती है और इतना ही नहीं, यहां गांव को खुली शराब भी दी जाती है, जबकि नियम ऐसा है कि खुली शराब नहीं दी जाए। थाना प्रभारी रामपुर नैकिन निरीक्षण सुधांशु तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया
कि युवा समाज सेवियों के द्वारा कुछ शराब पकड़ी गई है। हम इसकी जांच करेंगे और अगर ऐसी अनैतिक गतिविधियां होती है तो हम कार्रवाई जरूर करेंगे। इनकी दुकानें खुली हैं। पहला विषय तो इनका ये है कि अवैध रूप से कारोबार इनका चलता है गांव-गांव। उसका पुख्ता हमारे पास पूरा सबूत है जो कि आज ही मैं 5 पेटी शराब थाने में जब्त कराई है और हमारे सभी युवा कार्यकर्ता साथ में थे और पूरा मैं इसका प्रूफ भी रखा हूँ। वीडियो हमारे पास है, मैं उसको भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरी चीज कि यहाँ पर कोई भी आता है, फटी नोट देते हैं, उसके लौटाने आता है कोई भी, उससे मारपीट करते हैं। दूसरी चीज इनका जो बोतलें हैं सब खुली रहती हैं, लीक रहती हैं। अगर उसमें कोई विषय उठता है तो उसमें भी ये लोग डायरेक्ट हाथ उठा देते हैं कि यही सामान लो, हमारा जो खुला प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ उसी को आप पियो। उसमें क्या मिलाया हुआ है इसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं है, ठीक है। और इनके जितने भी बोतल रखे हैं कहीं पर भी आप QR कोड पा जाओ तो आप बता दो। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए नकली गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई करते हुए मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर नकली गुटखा बनाने का भी मसाला, पाउच और मशीनें जब्त कर अवैध फैक्ट्री को सील करने की भी कार्रवाई की है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से इस बात को लेकर सूचना मिली थी और मिली जानकारी के अनुसार भवरकुआ थाना क्षेत्र में नकली गुटखा बनाने का काम एक फैक्ट्री कर रही थी, जिस पर क्राइम डीसीपी निमेश अग्रवाल द्वारा एक टीम गठित कर टीम को मौके पर भेजा गया है और वहीं क्राइम की टीम ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री संचालक प्रतीक को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ भी की जा रही है। और पूछताछ में पता चला कि पिछले 6 महीने से अवैध फैक्ट्री संचालित कर जिसमें गुटखा की नकली पाउच बनाकर सस्ते दामों में पूरे शहर में बेचा जा रहा था। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है यहाँ पर एक नकली फैक्ट्री चल रही है। यहाँ पर विमल और राजश्री के नकली पान मसाले के पैकेट बनाए जा रहे हैं और पूरे शहर में जो है बहुत ही अत्यंत ही कम दामों में जो है उसकी सप्लाई हो रही है। इस सूचना को वर्कआउट करते हुए इसमें एक फैक्ट्री पकड़ी गई है, अवैध फैक्ट्री। इसमें जो है प्रतीक नाम का व्यक्ति जो है मिला है, जिसने यहाँ पे मशीन एस्टैब्लिश कर रखी थी और उस मशीन के माध्यम से वो विमल और राजश्री के जो पाउच होते हैं उसको बाहर से बुलाता था। एक तरफ श्योपुर जिला प्रशासन नगर पालिका के साथ जिले को प्रदेश में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं एक और नगर पालिका के सफाई कर्मियों द्वारा शहर में स्थित दीनदयाल बस स्टैंड को ट्रेनिंग ग्राउंड भी बना दिया जा रहा है, ट्रेचिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। वहीं पूरे बस स्टैंड का कचरा, पूरी बस स्टैंड की गंदगी को बस स्टैंड पर ही फेंका जा रहा है, जिससे पूरे बस स्टैंड में गंदगी के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर आसपास की बात कर ली जाए तो आसपास के दुकानदारों और सभी राहगीरों को कचरे की गंदगी से होने वाली बीमारियों से सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं नगर पालिका के कर्मचारी इस पूरे कारनामे को जानबूझकर कर रहे हैं। कचरे के ढेर को देखकर बस स्टैंड के दुकानदारों ने इसकी शिकायत कई बार नगर पालिका के अधिकारियों से की है, पर अभी तक इस समस्या का कोई भी किसी भी तरीके का समाधान नहीं हो पाया है, निराकरण नहीं हो पाया है, नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया। और एक तरफ श्योपुर का जिला प्रशासन और नगर पालिका साथ में मिलकर श्योपुर शहर को साफ सुथरा बनाने में लगी हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर यह साफ साफ दिखाती है कि खुद नगर पालिका के कर्मचारी ही अधिकारी शहर को साफ और सुथरा रखना नहीं चाहते हैं। इसको देखते हुए नगर पालिका प्रशासन आंख मूंद करके बैठा हुआ है। तो ये है कि यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग मूलभूत व्यवस्था नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग अब 30 रुपए पार्किंग ली जा रही है, लेकिन नगर पालिका हमारे लिए पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं कर रही है। हम इतनी धूप में यहाँ बैठे रहते हैं, मजदूर लोग हैं, तो नगर पालिका को और शासन को हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए। सफाई इतनी गंदगी की है,
आप जाके देखो सब्जी मंडी के अंदर सड़ी हुई बदबू मांग रही है। बस स्टैंड पे जो कचरा दान का डब्बा बना रखा पूरे बस स्टैंड को, शासन की मंशा थी कि बस स्टैंड की सुंदरता रहे और अच्छे बस स्टैंड रहे, पर यहाँ पर जो बस स्टैंड की व्यवस्था है वो पूरी खराब है। यहाँ पर पूरा कचरा डला हुआ है और आए दिन यहाँ पर बिल्कुल जानवर कचरा, और आए दिन बसों में भी आग लग सकती है यहाँ पर। और आने वाले समय में कचरा दान का डब्बा बन चुका है बस स्टैंड। नगर पालिका में कई दफे सीएमओ साहब को भी बताया गया, इस बात में अवगत कराया गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा। सागर में सीधी घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। कांग्रेस की आदिवासी विभाग के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में रखा गया है, जिसमें तहसीली चौराहे पर कांग्रेसियों ने पुलिस के भारी इंतजाम के बीच एक के बाद एक 5 पुतले जलाकर प्रदर्शन को अंजाम दिया। वहीं आपको बता दें कि भवन के पास इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता की उपस्थिति देखी गई है, जहां प्रदर्शन को अंजाम देने से पूर्व जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने रैली निकाली और पुलिस का ध्यान भटका दिया है। एक पुतले को आग के हवाले भी कर दिया गया, जिसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने अलग अलग गुटों में एक के बाद एक 4 अन्य पुतले जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। और वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीएम के इस्तीफे की मांग भी की, साथ ही आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सरकार चल रही है और उसमें आप देखिए ना, पुलिस वालों को हमने हमारा पुतला दहन हो रहा था उसको रोकने के लिए पूरी व्यवस्था कराई और पुलिस वालों ने भी पूरा साथ दिया है बीजेपी सरकार का। ये हम देख ही रहे हैं, 2 इन्होंने पानी के टैंक मंगवा लिए। पुलिस में महिलाएं बड़ी थी, पुलिस बल भी था, पुलिस बल पूरे तीनों तरफ से तैनात था। और हम खुद कहेंगे कि पुलिस खुद तो कुछ कर नहीं रही है। कल हमारी दीदी ये आदिवासी जिला और आदिवासी जिला ब्लॉक अध्यक्ष, लेकिन इनके घर में खुद रात के 11 बजे ऐसी दुर्घटना हुई है 30 तारीख को। आज तक दिनांक तक 30 तारीख को हुई और आज दिनांक कितनी है 6 तारीख तक इनके लिए कोई निर्णय नहीं लिया पुलिस वालों ने। आज सुबह हम सीएसपी साहब को ज्ञापन देके आए हैं, तब इनका निर्णय होगा। मतलब इनके साथ कोई भी कंडीशन होता है, जो छोटी सी बच्ची भी है और वो अकेली रहती है। आप ये बताइए, ये भी एक आदिवासी, सब आदिवासियों के साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में कोई भी समाज सुरक्षित नहीं है, खासकर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और गरीब तबके के जो लोग, इनको भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह ने सिर्फ एक वोट बैंक की तरह उपयोग किया है और लगातार इनका मान सम्मान हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आई है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जब अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होती है। सागर में राष्ट्रीय आदिवासी एकता संगठन के बैनर तले संगठन के राष्ट्रीय आह्वान पर आदिवासी समाज के हितों को लेकर चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत कलेक्ट्रेट के पास धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं इसके माध्यम से केंद्र सरकार के कॉमन सिविल कोड कानून को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है। आयोजित धरना प्रदर्शन में संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए हैं और केंद्र सरकार के कॉमन सिविल कोड कानून को आदिवासी समाज के हितों पर कुठाराघात करार देते थे। जमकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध भी दर्ज कराया, साथ ही प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा। सीधी जिले में कल परसों जो घटना हुई है कि प्रवेश शुक्ला ने जो हमारे आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब की है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि प्रवेश शुक्ला को फांसी दी जाए, क्योंकि उसने एक आदिवासी समाज के व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के व्यक्ति के ऊपर अपमान हुआ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो अभी बताया जा रहा है कि उनका मकान गिराया गया, तो मकान नहीं गिरा है, हालांकि उनकी बाउंड्री बस गिरी है। हम लोग चाहते पूरा मकान पूर्ण रूप से गिराया जाए और हमारे आदिवासी समाज के भाई को न्याय मिले और उनको 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और उन परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और हमें न्याय मिलना चाहिए। अब तक जो सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई, आज स्वयं मुख्यमंत्री उनसे मिले हैं, उनके पैर धुए हैं। इस तरह में आप लोग धरना पर बैठे, किन मांगों को लेकर आए? ये आज हमारा समाज एकत्रित क्यों है
इसलिए है कि आदिवासी समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार इस देश में बढ़ते जा रहे हैं। एसएससी बिल जो लागू कानून हो रहा है, उस यूएससी बिल लागू हो रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। ये आदिवासियों के हित में बिल नहीं है और आदिवासियों के तो ठीक है, पिछड़ा वर्ग के हित में भी नहीं है, एससी के हित में भी नहीं है, माइनॉरिटी के हित में भी नहीं है। पर हमारा ये धरना चरणबद्ध आंदोलन है। ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा 4 चरणों में यह आंदोलन है। पहला आज 6 जुलाई को जिला स्तर पर धरना था और द्वितीय चरण में 16 जुलाई को तहसील स्तर पर होगा और तृतीय चरण में 27 जुलाई को यह जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन ज्ञापन होगा और चौथा चरण 7 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है। अगर ये कानून इतने दिनों में वापस नहीं लिया गया तो 7 अगस्त को पूरा भारत बंद होगा। ये आज जो प्रदर्शन किया गया है, ये सीधी जिले में जो घटना हुई है, एक आदिवासी युवक के ऊपर प्रवेश शुक्ला नामक व्यक्ति ने पेशाब कर दिया, उसके विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन सौंपने आए। क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, है ना, और एक परिवार में एक व्यक्ति की नौकरी दी जाए सरकारी। अब तक की जो सरकारी प्रक्रिया रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, अभी जो अतिक्रमण में था वो मकान अभी टूटा नहीं है। ये कार्रवाई सिर्फ दिखावे की हुई है। अभी वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि केवल एक बरामदा मात्र जो दिख रहा है आपको, बाथरूम तोड़ा गया है, उसका पूरा घर नहीं तोड़ा गया है। कुछ ही समय में चुनाव भी आने वाले हैं। चुनाव के समय क्या आप लोगों का रुझान होगा? चुनाव के समय में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सारा आदिवासी समाज आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कटनी अंतर्गत मंटोला ग्राम में मुरूम के अवैध खनन और परिवहन का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में मुरूम खनन का अवैध कारोबार जमकर फल फूल रहा है। वहीं अवैध मुरूम को सरकारी निर्माण कार्यों में, निजी कार्यों में भी खपाया जा रहा है। और वहीं आपको बताते कि इसकी जानकारी विभागीय अफसरों को होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। छोटे छोटे किसानों को पैसे का लालच भी दिया जा रहा है और लालच देकर उनकी जमीन को समतल करने के बहाने मुरूम निकाल रहे हैं। इंदौर में लगातार धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा ही मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां एक युवती के पिता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी की शादी के लिए उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पर रिश्ता तय किया था, जिसके बाद से ही दोनों के बीच बातचीत भी शुरू हो गई थी। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी बलविंदर ने खुद को मेडिकल का स्टूडेंट बताया है और डॉक्टर की पढ़ाई में लगने वाली फीस का बहाना बनाकर आरोपी ने अलग अलग माध्यम से पीड़िता से 7.5 लाख रुपए अकाउंट में डलवा लिए थे, जिसके बाद से ही उसने बात करना भी बंद कर दिया और फिर फोन भी बंद कर दिया था। जब फरियादी अपनी बेटी के साथ यहां पर पहुंचे, हरियाणा स्थित बताए गए पते पर पहुंचे, तो वहां पर कोई भी नहीं मिला और इसके बाद फरियादी ने इंदौर के एरोड्रम थाने पहुंचकर उनके साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। इसमें फरियादिया के द्वारा बताया गया, उनके द्वारा बालिक हैं वो, तो जीवनसाथी.com पे उन्होंने प्रोफाइल बनाई थी। प्रोफाइल बनाने के बाद वो उसमें अपने लिए एक अच्छा मैच ढूंढ रही थी, जहां पर जैसा कि वो .com काम करता है, जो मतलब आपके एज ग्रुप के मैचेस रहते हैं और जैसे आपकी पसंद रहती है उसके हिसाब से उनको एक मैच दिखा। दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई, फोटोग्राफ्स भी उन्होंने शेयर की और फरियादिया को काफ़ी भरोसा हो गया था कि जो जीवनसाथी.com में प्रोफाइल मिली है वो एक जेन्युइन आदमी है जो कि बिजनेस करना चाहता है, इसी के नाम पे या डॉक्टर की अपनी पढ़ाई कर रहा है। उसने पहले कुछ पढ़ाई के नाम पे, फिर कुछ परिवार में मेरा कर्ज है उसको चुकाने के नाम पे
लगातार उनको बोलता रहा कि शादी करेंगे तो मैं ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फरियादिया ने भी सोचा कि अगर मैं इसकी मदद कर सकती हूँ और अगर मेरा आगे रिश्ता बन सकता है। खबर इंदौर से, जहां पर एमटीएच अस्पताल में बच्चे की मौत को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद से ही आनन फानन में शासन और प्रशासन ने मामले पर अपनी सफाई भी दी है और किसी तरह मामले को शांत भी कराया है। तभी एक बार फिर अस्पताल पर की गई लापरवाही सामने आई है, जिसमें एक मृत बच्चे की जगह पर मृत बच्चे का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। हालांकि विभाग एचओडी डॉक्टर ने गलती स्वीकारते हुए बताया कि गलती से गलत बच्चे का शव परिजनों को दे दिया गया था, जिसके लिए नर्सिंग स्टाफ जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा है कि हायर अथॉरिटी को इसकी सूचना दी जा चुकी है और लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दस बजे से हम परेशान हैं। हमारी बालिका के बच्चे की डेट हो गई है और लापरवाही से डेट हुई है। उसके बाद भी सारे यहाँ पे मीडिया आए है, यहाँ पे अपने विधायक जी आए हैं, हमारे चौकसे जी पार्षद महोदय आए हैं, सारे मतलब जितने भी नेतागण थे वो इतनी बात करके गए। उसके बाद में हम यहाँ से बच्चे को लेके गए। बारिश इतनी हो रही और फोन हॉस्पिटल से एमटीएच से आ रही है कि बच्चा हमने बदल के दे दिया, दूसरा मरा हुआ बच्चा दे दिया। और एमवाई के डॉक्टर ठाकुर साहब क्या कह रहे हैं, यहाँ बच्चे की मौत नहीं हो रही, मतलब बच्चा एक पहले से मरा हुआ और पड़ा हुआ था हमारे बच्चे के पास में, और वो बच्चा दूसरा का बच्चा हमको दे दिया। बारिश में हम दूसरा बच्चा लेकर ये बच्चा चेंज करके वापसी दिया हम। तो इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ससुर और जेठ ने मिलकर अपनी बहू के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं दरअसल पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत की थी कि घर से रहने वाले जेठ और मेरे ससुर लंबे समय से उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे, और वहीं पुलिस ने पीड़िता के पति को भी साथ देने के मामले में आरोपी बनाया है। और फिलहाल पुलिस ने जेठ और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी पति की तलाश में जुटी है। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।